हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर रेजुलेशन, है ना। रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर। देखिए, जो रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर होता है वो दो तरीके से करते हैं। एक तो टू डायमेंशन में और दूसरा जो है वो थ्री डायमेंशन में। राइट। टू डायमेंशन की बात करते हैं, टू डायमेंशन में बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं किसके लिए, थ्री डायमेंशन के लिए। तो चलिए टू डायमेंशन के लिए पहले देखते हैं, फिर हम लोग थ्री डायमेंशन पे चलेंगे। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग टू डायमेंशन के लिए बात करें। टू डायमेंशन मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है या बी है, उसको मैं दो एक्स में और वाई में उसको तोड़ना चाहता हूँ। देखे जरा समझे। जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर है ए। देखिए ये वेक्टर है ए। सपोज करिए वेक्टर ए है, और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो इसको मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, यानी ए एक्स में और ए वाई में। ठीक है। ये टू डायमेंशन हुआ। जबकि थ्री डायमेंशन में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये वेक्टर आर है। ये देखिए एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। ये मैंने तीन एक्सिस में तोड़ दिया, है ना। तो चलिए देखते हैं टू डायमेंशन में वेक्टर रेजुलेशन। तो ये है रेजुलेशन ऑफ द वेक्टर इन द टू डायमेंशन। हम टू डायमेंशन में इस वेक्टर को तोड़ रहे हैं। राइट। चलिए देखिए। अ, next, देखिए अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें वेक्टर ए है, और वेक्टर ए में ये जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है इसका वाई कंपोनेंट। ये वाई कंपोनेंट और ये इसका एक्स कंपोनेंट। तो देखिए, अब अगर मुझे ए एक्स लिखना होगा और ए वाई लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा ए एक्स की वैल्यू। देखें जरा समझें। मैं लिखूंगा ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या, ए एक्स इक्वल टू, ये आर है, कितना हो जाएगा, सॉरी ए है तो कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। राइट। और अगर मैं ए वाई लिखना चाहूंगा तो ए वाई के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए वाई के लिए, ए वाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी ए साइन, या हम इसको कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम लोग ए साइन अल्फा। राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये एंगल, देखें जरा सभी लोग, अगर ये एंगल बीटा दिया हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाई की वैल्यू कितनी, ए साइन, ए कॉस बीटा। लेकिन हम केवल अल्फा और अल्फा के टर्म में अगर तोड़ना चाहें तो हम लिखेंगे ए वाई की वैल्यू ए साइन अल्फा। ठीक है। और अगर मुझे अब वेक्टर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर वेक्टर को हमें लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे वेक्टर को, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अब रख दीजिए वेक्टर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। राइट। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना, फिर से देखें, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर ए का, तो हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स का स्क्वायर कितना है, ए कॉस अल्फा है उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ए साइन अल्फा है उसका स्क्वायर कर दिया। तो कितना आया, फिर से देखिए वही वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इन वैल्यू फिर से क्या आ गई, वही आ गई। क्या ये बातें सबको समझ में आई। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं आर एक्स और आर वाई का क्या कर लूंगा, अंडर रूट में स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है ना। चलिए। और अगर मुझे इसका एंगल लिखना हो, एंगल एक्स एक्सिस से कितना है, तो देखिए जरा मैं क्या लिखूंगा। अगर एक्स एक्सिस से मुझे लिखना है तो देखिए, मैं एक्स एक्सिस से क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, केवल अल्फा के टर्म में हम लोग बात कर लेंगे। अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल टू, कितना लिखूंगा मैं लिखूंगा ए वाई बाई ए एक्स। tan अल्फा की वैल्यू कितना है? ये हो गया हमारा ए वाई,
और ये हो गया हमारा ए एक्स यानी ए वाई बाई ए एक्स। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए वाई की वैल्यू, सॉरी टेन अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये आप लिख सकते हैं, है ना। और अगर मुझसे, अच्छा ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है एंगल कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टेन बीटा की वैल्यू, तो वो कहाँ से एंगल होगा, वो एंगल होगा वाई एक्सिस से। तो जरा मैं एक किनारे कर दूं और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं टेन बीटा लिखता हूँ, टेन बीटा, तो टेन बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, टेन बीटा की जो वैल्यू है वो बराबर होगा किसके, वो होगा ए एक्स अपॉन ए वाई के बराबर। और टेन बीटा क्या है, टेन बीटा है एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स और कितना, ए एक्स अपॉन ए वाई, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें होंगी। अब आगे देखिए जरा समझते हैं छोटा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए जरा सभी लोग देखें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर a mass of 2 kg lies on an inclined plane, a mass of 2 kg lies on an inclined plane as shown in the figure। देखिए फिगर ये रहा, ये 2 kg रहा, ये 2 kg, ठीक है। इस 2 kg को हमको रिजॉल्व करना है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे लगेगा 2 × g यानी कितना, 2 × g के लिए 10 यानी कितना 20 न्यूटन, राइट। और ये एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। तो इसको अगर मुझे तोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करना है। देखिए ये एंगल, जितना एंगल 30 होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा, जितना अगर थीटा होगा वही थीटा होगा। और यहाँ पे जो है दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा समझिए, जैसे अगर मैंने ये वेक्टर था, ये मान लीजिए 20 न्यूटन रहता और ये एंगल थीटा रहता, तो यहाँ पे हम ए एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं कितना, या एफ एक्स इसको लिखते हैं, एफ एक्स वैल्यू क्या लिखते हैं हम 20 cos थीटा, और इसको वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 20 sin थीटा, ये एफ वाई की वैल्यू। तो मतलब ये है कि अगर इसको जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, और जिसके साथ थीटा इसके साथ क्या आएगा, साइन आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 20 cos 30 डिग्री, और इसको लिख सकता हूँ 20 sin 30 डिग्री। क्या ये बातें सबको समझ में आई, क्या ये बातें सबको समझ में आ गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए जरा, इसमें हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 cos 30 की वैल्यू लिखें तो 20 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। तो काटा पीटा किया तो आया कितना 10√3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 sin 30 1/2 यानी कितना आएगा 10 न्यूटन, है ना। तो इस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार और रिजोल्यूशन देख समझते हैं। जैसे ये है इंक्लाइन प्लेन, इसे ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, और ये एंगल में बोला थीटा है, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा mg। अब देखिए जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, कैसे देखिए जरा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा थीटा। तो इस mg को, ये जो mg है, देखिए जरा समझे, ये जो mg है, mg इसको दो पार्ट में तोड़िए, ये हो गया आपका mg, जिसके साथ थीटा लगा उसके साथ क्या आएगा cos थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा वो कौन सा आएगा mg sin थीटा। तो ये दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया। एक और देखिए जरा, अगर मैं कहता हूँ कि कोई फोर्स है, कोई फोर्स से कुछ ऐसे लग रहा है, देखो जरा, जैसे मैंने कहा कि ये है फोर्स एफ, और एफ की वैल्यू है 100 न्यूटन, और ये लगा एंगल 30 डिग्री। तो इसको तोड़ना हो एफ एक्स में, एफ एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 cos 30 डिग्री, यहाँ पे कितना 100 sin 30 डिग्री। तो एफ एक्स की वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 100 cos 30 मतलब कितना √3/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, तो वैल्यू कितनी आएगी 50√3। और एफ वाई की वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा, ये आएगा 100 sin 30 डिग्री, और 100 sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 यानी कितना है 15 न्यूटन। तो ये एफ एक्स और एफ वाई हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब एक्स और वाई में हम इसको क्या कर पाते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जेई मेंस से पूछा गया, जेई मेंस 23 में, जरा देखते हैं कैसे है।
JMS 23 में पूछा गया एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए जरा समझो। JMS 23 में कह रहा है वेक्टर एक्स वाई प्लेन an angle 30 degree with y axis. The magnitude of y component of vector is 2 root 3. The magnitude of the x component of the vector will be. ये हमसे पूछा। तो ये रहा वेक्टर, राइट, ये रहा वेक्टर। सपोज करिए वेक्टर ए है और ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो वाई ये मैंने 30 डिग्री बना दिया। अब क्या कह रहा है जरा देखिए, अब क्या कह रहा है, अब देखें जरा। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज 2 रूट 3। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए वाई का, तो इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, 2 रूट 3। अच्छा ए वाई को तोड़िए तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए कॉस, देखिए जिसके साथ एंगल लगा रहता है वो कॉस में आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए कॉस 30 डिग्री। तो रखा जाए, अगर वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पे कितना, ए वाई की वैल्यू 2 रूट 3 इक्वल टू ए और कितना कॉस 30 डिग्री। लिख सकते हैं 2 रूट 3 इक्वल टू ए और कॉस 30 की वैल्यू कितना, √3/2। तो √3 कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एक्स वैल्यू हो जाएगी ए साइन 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4 और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो इतनी सी बातें हैं, हमको फिर से समझना चाहिए कि रेजुलेशन में क्या होगा। रेजुलेशन में क्या होगा, देखिए जरा समझिए। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे यहाँ फोर्स लग रहा है, ये थीटा एंगल है, ये एम जी है, तो ये वैल्यू देखिए जरा, अगर ये मास एम है तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना, जैसे थीटा वो कितना एम जी कॉस थीटा, जिसका थीटा नहीं लगा वो किसमें, एम जी साइन थीटा, राइट। या फिर मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स एफ है और ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको तोड़िए तो कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ओके, तो जिसके साथ एंगल लगा है वो कॉस में, जिसके साथ एंगल नहीं लगा है वो साइन में, तो एफ साइन थीटा, राइट। तो ऐसा है, मतलब जिसके साथ थीटा लगा उसके साथ कॉस आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं लगा उसके साथ साइन आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं अब छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, छोटा सा एग्जांपल और ले लूं यहाँ पे, ये यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, कि अगर कोई ब्लॉक है, ये एम और फोर्स ऐसे लग रहा है एफ और ये रहा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये है हमारा, है ना। और ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ गया डी। चलिए अब वेक्टर रेजुलेशन देखते हैं इन द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे वेक्टर रेजुलेशन करते हैं, इसको हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वेक्टर रेजुलेशन इन अ 3 डायमेंशन। देखिए अगर वेक्टर रेजुलेशन हम 3 डायमेंशन की बात करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये अल्फा एंगल बना रहा है, राइट, ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से ये गामा एंगल बना रहा है। ये जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से ये गामा एंगल बना रहा है, राइट, ये ऐसे बना रहा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जरा समझो। अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि अगर ये वेक्टर आर है तो वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया, आप देखें जरा, ये वेक्टर आर है, इधर गया तो R1, ये R2 और ये R3, या इसको मैं RX बोलूँ, ये RY बोलूँ, ये RZ बोलूँ, तो R को मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, तो मैं R की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर वो आई कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कहते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग के कहते हैं। तो वेक्टर आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के, राइट, ये मैं लिख सकता हूँ। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में क्या, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। और अगर मैं देखूं तो आर एक्स की वैल्यू क्या होगा, आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एक्स की वैल्यू हो जाएगा कितना, देखो जरा समझे, ये है आर एक्स, ठीक है। तो आर एक्स वैल्यू किसके बराबर होगा, आर कॉस अल्फा के, यही होगा, आर एक्स वैल्यू आर कॉस अल्फा का होगा,
या मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा इजकल टू आर एक्स बाई आर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आर एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कॉस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वाई बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कॉस गामा को आर वाई बाई मॉड ऑफ, सॉरी, आर जेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये लिख सकता हूँ, ये तीनों लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए जरा समझे, यहाँ पे जो मैं कॉस अल्फा बोल रहा हूँ, कॉस बीटा बोल रहा हूँ, कॉस गामा बोल रहा हूँ, इसी को अपन लोग अब क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन। तो मैं लिख देता हूँ, इसी को अपन लोग बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन। अब डायरेक्शनल कोसाइन की वैल्यू देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। डायरेक्शनल कोसाइन की वैल्यू हम लिखना चाहते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन की, देखिए। तो डायरेक्शनल कोसाइन में देखिए जरा हमने क्या देखा, हमने देखा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल है ना। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आर एक्स बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। उसी तरह से कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है आर वाई बाई कितना, मॉड ऑफ वेक्टर आर। उसी तरह से कॉस, अच्छा वाई कहाँ से, बीटा कहाँ से, वाई एक्सिस से एंगल है। और अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिख दूं इसमें कि कॉस गामा, तो ये क्या होगा, आर वाई बाई आर जेड बाई कितना, आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और ये कहाँ से, ये है जेड एक्सिस से, ये कहाँ से बेटा, जेड एक्सिस से, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, इसको इक्वेशन 3 बोल दूं, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। ये सभी को आप लोग क्या बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। अब देखिए इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है जरा देखें सभी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके जोड़ दे तो क्या आएगा, देखिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखिए आर एक्स बाई आर वेक्टर आर प्लस, सॉरी, आर एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख लिया जाए, ऐसा हम लिख सकते हैं आर एक्स बाई आर स्क्वायर। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बार आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अच्छा हम लोग जानते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के। और ये भी आर स्क्वायर, तो कट गया, कितना बचा, 1। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1। तो ये पहला एक कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है कई बार, है ना। दूसरा देखिए जरा, अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन में रखूं तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 1 जुड़ के कितना हो गया, 3। और 1 को मैं इधर से ला दिया इस साइड में, और यहाँ सभी को साइन वाले को मैं इधर करता हूँ, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई 2 इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये अब साइन के टर्म में अगर पूछेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, क्या बात है समझ में आई। तो अगर आपसे ये पूछे, देखे जरा समझे, अगर आपसे ये पूछते हैं, अगर आपसे ये पूछ दे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। अगर आपसे ये पूछ दे तो आप ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजें पूछती, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
1 के बराबर होगी। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा होगा तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे कह रहा है कि वेक्टर ए की वैल्यू है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा दे रखा है। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 के कैप। देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। अब देखिए इसके रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट जो अपन लोग क्या लिखेंगे, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 के कैप, राइट। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 3 प्लस 1 यानी 4 आई कैप, 2 जे कैप और जे कैप कितना हो गया 3 जे कैप और 2 के कैप और 10 के 12 के कैप। ये आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई रिजल्टेंट की। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालिए, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, राइट। लिख सकते हैं। तो कितना आया, 12 का स्क्वायर हो गया आपका, सॉरी 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का 9 और 144, यानी वैल्यू हो गई कितनी, ये हो गई 169। ठीक है, देखिए 9 और 6, ठीक है, 19 6 9 और 4, ये कितना हो गया, ये 19 हो गया, 1 बचा और 5 एक 6 हो गया, 116 9 हुआ, यानी इसकी वैल्यू आ गई 13 के बराबर। अब अगर मुझे डायरेक्शन को साइन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन को साइन लिखना तो मैं लिखूंगा cos अल्फा, जो एक्स एक्सिस से है। कहाँ से, ये एक्स एक्सिस से, एंगल फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एक्स वाई कितना आर, ये लिखते हैं। तो आर एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पे कंपेयर करें तो वो है 4 और आर की वैल्यू कितनी है 13। उसी तरह से मैं वाई एक्सिस से लिखूं, यानी कॉस बीटा की वैल्यू लिखूं, जो कहाँ से होता है वाई एक्सिस से होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर वाई बाई कितना वेक्टर आर। आर वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो है 3 बाई कितना 13। उसी तरह से मैं कॉस गामा की वैल्यू लिख लें तो हो जाएगा आर जेड बाई कितना आर। तो आर जेड की वैल्यू कितनी है 12 बाई कितना 13। तो ये अपना हमारा मिल गया डायरेक्शन कोसाइन, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। ये कहाँ से गामा, जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा इफ ए मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। मतलब समझे हैं सभी लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। तो ये रहा वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और सॉरी 40, हाँ ठीक है, और 60 डिग्री कहाँ से वो बना रहा है वाई एक्सिस से। और तो जेड एक्सिस अपने से पूछ रहा है, तो मान लीजिए जेड एक्सिस से ये है गामा, ये मैंने मान लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या वैल्यू लिखते हैं अपन लोग, हम लोग लिखते हैं, हम लोगों ने फार्मूला में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकल की कितनी वैल्यू होती थी 1। अब रख दीजिए इस फार्मूले में, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, बीटा कहाँ से होता है वाई एक्सिस से, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हो गया 1/2, ये 1/4 और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 यानी 3/4, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू लिखें तो 1 माइनस 3/4, यानी कितना हो जाएगा 1/4। ये आ गया किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर गामा की, ओके कॉस स्क्वायर गामा की। तो गामा की कॉस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1/4 यानी 1/2, यानी कॉस गामा की वैल्यू आ गई, कॉस गामा की जो वैल्यू आ गई और प्लस माइनस 1/2 आएगा, और प्लस माइनस 1/2 आया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो सकता है और
120 डिग्री भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा 120 डिग्री, या अपन लोग लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of resultant A is equal to 2i cap plus 5j cap plus k cap, and B की वैल्यू दे रखा i cap minus 4j cap plus k cap। ठीक है, जरा इसको देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लोग लिखेंगे वेक्टर A इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर B दे रखा है i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हुआ रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या आएगा, इसको जोड़िए तो 3i कैप और इसमें से हटा दीजिए तो ये j कैप और यहाँ पे कितना 2k, ये हमारा आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जरा देखिए, अगर हम कोई वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर आर, इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया वेक्टर आर बाई उसका मैग्नीट्यूड, या फिर हम और अच्छे से लिखें तो यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो इसी तरह से अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा कितना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और साथ में इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट 14। अब रख दीजिए यहाँ पे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए दे रखा है कितना 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बाई कितना अंडर रूट 14। ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।